ट्रेन जो जयपुर से रवाना होकर दिल्ली पहुंचने वाली थी और उसी ट्रेन में बैठने वाले पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं पैसेंजर में एक लड़की थी जिसका नाम मधु था। जो मधु थी वो अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी और उसके पीछे एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था संजय। जैसे ही ट्रेन आती है, जो मधु थी वो ट्रेन में चढ़ जाती है और जो संजय था वो भी उसके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ जाता है। अब वो यही देख रहा था कि मधु आखिर कहाँ जाकर बैठने वाली है। तो वो जैसे ही उसके पीछे पीछे जाता है, मधु ने एक अपना जो टिकट था वो स्लीपर में बुक करा रखा था और जो लड़का था वो खड़ा होकर बस उसे निहार रहा था। अब मधु जैसे ही अपनी सीट पर बैठती है, एक दो पैसेंजर थे जो उसके पास जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि क्या हम बैठ जाएं। लेकिन मधु सभी को साफ इनकार कर रही थी कि नहीं, हमें आराम करना है, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो जो मधु थी वो किसी को नहीं बैठने दे रही थी, लेकिन जो संजय था वो मधु के पास जाकर अपना सामान जैसे ही सीट के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था, तो मधु उसे भी वही चीज़ रिपीट करती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ अपना सामान यहाँ से हटाइए। लेकिन जो लड़का था वो कहता है कि कोई नहीं, मैं थोड़ी सी जगह में ही बैठूँगा, प्लीज़ मुझे बैठ जाने दीजिए। उसकी जो आवाज़ थी वो मधु के लिए जानी पहचानी आवाज़ थी। तो मधु उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन जो लड़का था उसने सर्दी का वक्त था इसलिए अपना जो चेहरा है उसे पूरी तरह से कवर कर रखा था, यानी कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मधु उसको देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये है कौन, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो मधु के लिए बहुत जानी पहचानी थी। अब जैसे ही वो संजय बोलता है कि अगर तुम मुझे बैठने दोगी तो मैं अपना चेहरा भी दिखा दूंगा, जिसके लिए तुम इतना बेताब हो रही हो। मधु उसे बैठने के लिए कह देती है और जैसे ही वो बैठता है, मधु अपना चेहरा जो संजय था वो अपने चेहरे का नकाब जो उसने पहन रखा था उसे हटाता है। जैसे ही उसका चेहरा मधु देखती है, वो उसे देखती ही रह जाती है। और अब जो मधु थी उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो लड़का उसके पास में आकर बैठा था वो उसका पति था, जिससे 8 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। मधु की आंखों में आंसू थे। इधर जो संजय था वो भी मानो बस रोने ही वाला था, लेकिन कैसे ना कैसे करके उसने अपने आंसू रोक लिए और वो मधु से कहता है, क्या हुआ, रोने क्यों लगी? तो मधु कहती है, बस कुछ नहीं, अतीत याद आ गया था तो आंखों में से आंसू निकल आए। वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि और बताओ कैसे हो, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, मम्मी पापा बहन सब लोग कैसे हैं? तो वो कहता है कि आज भी तुम मेरे घर वालों को नहीं भूली हो, क्या तुम आज भी उन्हें याद करती हो? तो मधु कहती है कि उन लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने मुझे अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार दिया था, और तुम्हारी बहन की तो मुझे बहुत याद आती है। तो संजय कहता है, और मेरी? मधु बस जैसे तो कुछ कहते कहते रुक गई हो और मधु कहती है कि छोड़ो उन सब चीज़ों को, अब जो बीत चुका है उसके लिए क्या सोचना और क्या करना, और बताओ कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। और वो मधु से पूछता है कि तुम भी क्या दिल्ली रहती हो? तो मधु कहती है कि नहीं, मैं दिल्ली नहीं रहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वहाँ पर बुलाया है तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो संजय मधु से कहता है कि और तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? तो मधु कहती है कि कौन सा हस्बैंड, मैंने तो शादी ही नहीं की। तो संजय कहता है कि 8 साल हमारे तलाक को हो चुके हैं, लेकिन तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है? तो मधु कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस लड़का ही नहीं मिला और अपने जॉब में लग गई तो इतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे शादी करनी चाहिए, इसीलिए मैं लड़का देखने के लिए ही दिल्ली जा रही हूँ, जहाँ पर मेरी एक दोस्त ने मुझे बुलाया है। अब मधु संजय से पूछती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की? तो संजय कहता है कि तुम्हारी जैसी कभी कोई मिली ही नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। तो मधु हंसने लगती है और कहती है कि अगर मेरे जैसी ही चाहिए थी तो मुझसे तलाक ही क्यों लिया? तो संजय कहता है कि तलाक मैंने नहीं, तुमने मुझसे लिया था। अब दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और बाद में मधु उससे पूछती है कि क्या दिल्ली में जॉब करते हो? तो संजय कहता है कि ऐसा ही कुछ समझ लो। अब जो संजय था उस समय एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन आज संजय ने अपना बहुत अच्छा कारोबार सेट कर लिया था।
तभी वो मधु से पूछता है कि और तुम्हारे घर पर सब कैसे हैं। मधु भी कहती है कि ठीक है सब लोग। अब सर्दी का वक्त था, सर्दी भी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो जो मधु थी उसने अपने पास से एक कंबल निकाली और वो उसको ओढ़ कर बैठ जाती है और वह संजय से पूछती है कि क्या तुम कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो, इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो संजय ने कहा कि नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। संजय इसलिए कुछ नहीं लाया था क्योंकि उसने अपना जो टिकट है वो स्लीपर में करवा रखा था, जहाँ पर ओढ़ने वगैरह के लिए या वहाँ पर सारी सुविधा होती है, इसलिए उसने कुछ भी अपने लिए व्यवस्था नहीं कर रखी थी। तो मधु कहती है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। वो कहता है कोई बात नहीं। तो मधु उसे कहती है तुम चाहो तो मेरी रजाई में सो सकते हो या इसे ओढ़ सकते हो। तो संजय कहता है पक्का तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मधु कहती है नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे तो तुम मेरे कभी पति भी हुआ करते थे, और साथ ही अगर कोई भी इंसान ठंड से परेशान है तो इतना तो मेरा बनता ही है कि मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर दूँ। संजय को अच्छा लगा कि चलो आज भी इसके मन में मेरे लिए कुछ तो है। दोनों में अब बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीतों का सिलसिला जो था वो पूरी रात तक यूं ही चलता रहता है। अब जो ट्रेन थी वो अपने जो दिल्ली थी वहाँ पहुँच चुकी थी। जब ट्रेन दिल्ली पहुँची तो जो संजय था वो मधु से कहता है कि मधु, क्या तुम्हारे फ़ोन नंबर मिल सकते हैं। मधु इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देती है कि जो मेरा अतीत था, जो बीत चुका है, उसको मैं दोबारा से नहीं दोहराना चाहती। तुम मेरा इतिहास बन चुके हो और मैं अपने अतीत को फिर से अपने आज में नहीं लाना चाहती। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और मधु से पूछती है कि क्या तुमने शराब वगैरह छोड़ दी है या अभी भी वैसे ही पीते हो। संजय कहता है कि नहीं, मैंने शराब वगैरह सब छोड़ दी है। तो मधु कहती है कि मुझे विश्वास नहीं है। संजय कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, 4 साल से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तभी संजय मधु से कहता है कि चलो बाहर चलकर कहीं खाना खाते हैं। तो मधु कहती है कि ठीक है। अब वो दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर साथ में खाना खाते हैं और भी आपस में एक दूसरे की जो हमदर्दी थी या एक दूसरे से जो भी बातचीत थी वो करते हैं। खाना खाने के बाद में मधु से कहती है कि अब मेरी दोस्त का फ़ोन आ रहा है, वो मुझे लेने के लिए रेलवे स्टेशन आ चुकी है, तो अब मैं निकलती हूँ। संजय एक बार फिर से उसका नंबर मांगता है लेकिन मधु फिर से इनकार कर देती है। संजय अपने रास्ते निकल जाता है और मधु अपने रास्ते निकल जाती है। लेकिन जो मधु थी आज भी संजय से बहुत प्यार करती थी। आज भी यही वजह थी कि उसने शादी नहीं की थी और ज़िंदगी के 8 साल निकाल दिए थे। लेकिन अपने घर वालों के बहुत दबाव डालने पर और अपनी फ्रेंड्स के बहुत दबाव डालने पर वो आज लड़का देखने दिल्ली आई थी। और इधर जो संजय था वो भी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उन दोनों की तलाक की वजह सिर्फ शराब थी, क्योंकि जो संजय था वो बहुत शराब पीता था और वो शराब के नशे में अपनी पत्नी यानी कि मधु को बहुत मारता पीटता था। और इन्हीं सारी चीज़ों से तंग आकर मधु उसे छोड़कर अपने घर आ गई थी और उसने शराब नहीं छोड़ी थी तो मधु ने संजय को ही छोड़ दिया था। और उन दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत थी वो बहुत ज़्यादा थी। दोनों आज भी एक दूसरे को नहीं भूल पाए थे। जैसे ही मधु थी उसे उसकी जो फ्रेंड सीमा थी वो लेने रेलवे स्टेशन पर आती है और सीमा उससे कहती है कि मैं कब से तुझे कॉल कर रही हूँ, तू कहाँ चली गई थी, मैंने तुझे यहाँ कितना ढूंढा। तो वो कहती है कि मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और आज मुझे मेरा पति मिल गया था, यानी कि मेरा तलाकशुदा पति। ये बात सुनकर उसकी जो फ्रेंड सीमा थी उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आज वो निकम्मा तुझे फिर से मिल गया। वो कहती है कि यार ऐसा ना बोल, अच्छा लड़का था, बस एक ही गंदी आदत थी कि वो शराब पीता था। तो उसकी फ्रेंड मधु कहती है कि छोड़, तुझे तो वो ऐसे ही हमेशा से ही अच्छा लगता है, कहीं नंबर वंबर तो नहीं दे दिए उसे, कहीं वापस से तुझे कॉल करने लग जाए। तो सीमा कहती है कि नहीं, मैंने उसे नंबर नहीं दिए हैं, हालांकि उसने मांगे थे लेकिन मैंने नहीं दिए। तो सीमा कहती है कि चलो ये तो अच्छा किया, लेकिन अब अच्छा हो कि वो तुझे और कभी भी ना मिले, वरना तेरा कोई भरोसा नहीं है। उसके प्यार में इतनी लट्टू थी कि तू कभी भी उसे वापस से रिश्ता जोड़ सकती है। और जो मधु थी उसने जब उन दोनों के बीच में तलाक हुआ था तो उसने अपने पति की सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी थी। तो उसकी जो फ्रेंड सीमा थी उसने भी उसके पति की कभी भी फ़ोटो ही नहीं देखी थी कि वो कैसा था। तो सीमा कहती है कि मेरी इतनी सी तो इच्छा थी कि अगर तेरे पास तेरे पति की फ़ोटो होती तो मैं उसको एक बार ज़रूर देखती कि आखिर वो इंसान
कैसा दिखता था जिसके लिए तू 8 साल तक रोती रही और अब जाकर कैसे ना कैसे लड़का देखने को तैयार हुई है। तो मधु कहती है कि छोड़ ना यार, अब जो हुआ सो हुआ। अब मधु सीमा के साथ उसके फ्लैट पर चली जाती है और दूसरे दिन का इंतजार करती है जिस दिन उसे लड़का देखना था। दूसरे दिन सुबह होती है। अब जो मधु थी उसको सीमा अपने साथ कहती है कि तुम मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में चलो जहाँ पर सीमा जॉब किया करती थी। वहीं पर मैं तुम्हें लड़के को दिखाऊंगी, क्योंकि जो लड़का था वो जिस फैक्ट्री में मैं नौकरी करती थी उसी फैक्ट्री का मालिक था। अब जो मधु थी वो सीमा के साथ निकल जाती है। सीमा कहती है कि वो तुम्हें ऑफिस में ही मिलना चाहता है और वो चाहता है कि तुम उसका ऑफिस या कंपनी वगैरह जो भी है उसे भी देख लो। दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से निकलने के बाद में जो सीमा थी वो मधु को अपने जो सर थे उनकी कैबिन में लेकर जाती है और जैसे ही कैबिन में लेकर जाती है जो मधु थी वो तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसका जो बॉस था वो कोई और नहीं, उसी का पूर्व पति संजय था। संजय भी जैसे ही मधु को देखता है वो भी चौंक जाता है कि मधु तुम यहाँ पर, और वो कहती है कि संजय तुम यहाँ पर। तो सीमा कहती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम ही दोनों पहले पति पत्नी थे। ये बात सुनकर मधु बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, या कहे कि उसे थोड़ा दुख भी होता है कि वापस से किस्मत ने उसे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब जो सीमा थी वो तो बहुत बुरी तरह चौंक जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। जिस पति को कल को मैं गालियाँ देती थी आज उसी पति के सामने अपनी दोस्त को लाकर खड़ा कर दिया। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वो सीमा से कहते हैं कि सीमा तुम कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ, हम कुछ बात करना चाहते हैं। संजय मधु से कहता है कि मधु तुम मुझे आज भी उतनी ही पसंद हो जितनी तुम मुझे पहले पसंद थी, तो अगर तुम चाहो तो हम दोबारा से शादी कर सकते हैं। और जो मधु थी वो भी अब संजय को इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि आज संजय की बातों में उसे बहुत सच्चाई लग रही थी और उसका बिछड़ा हुआ जो पति था वो भी तो उसे वापस मिल रहा था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। तो दोनों यही फैसला करते हैं कि वो दोनों फिर से शादी कर लेंगे। और इधर संजय और मधु की जो शादी थी वो बहुत ही धूमधाम से होती है और इस शादी के लिए दोनों सीमा को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलते हैं कि आज उसी की बदौलत वो दोनों वापस से मिले हैं और अब दोनों खुशी खुशी से अपनी लाइफ में जो पहले गलतियाँ की थी उन सभी को भुलाकर फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं।